यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये कहा था कि 2 इलेक्ट्रोड हो, उसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया जाए। ये आपको याद आ रहा है? यस सर। हमें ये बताओ कि अगर सर इसके सपोज अंदर करो, एक वैक्यूम ट्यूब भी थी। हाँ, इसमें वैक्यूम करके उसके बाद हम इसमें डिफरेंट गैसेस फिल कर दें। कोई एक टाइम पे एक गैस फिल कर दें, जैसे मान लो हमने सोडियम गैस फिल कर दिया। ठीक है, और सर सोडियम जब सोडियम गैस भी होती है। आयोनाइज होगा तो Na प्लस देगा, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और ये जो सोडियम का कैटायन है, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस टर्मिनल की तरफ जाएगा? निगेटिव। नेगेटिव। मतलब जितने भी सोडियम आयन होंगे वो इधर तो जाएंगे, इधर मूव करेंगे इस टर्मिनल की तरफ। यस सर। तो लाइकली हम यहाँ पे भी इसको परफोरेटेड ले लें और जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दें, तो यहाँ पे हमें फ्लोरेसेंस मिलेगा। बोलो। यस सर। अब अगर ये फ्लोरेसेंस मिलता है तो हम कहेंगे कि कुछ ऐसा भी है जो किधर से किधर जा रहा है। बताओ। कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ये हमारा एनोड सर होगा। इलेक्ट्रॉन्स। ये एनोड होगा। तो अगर ये यस एनोड की सर। तरफ जा रहा है तो इनको कहा गया कैनाल रेज। कैनाल रेज। अब सपोज करो इस सोडियम के जगह इस सोडियम को हटा के हम इसके जगह कोई और गैस लें, जैसे हीलियम ले लें। तो हीलियम से निकलने वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो हीलियम का कैटायन होगा। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक प्रोटॉन। ये ही हाइड्रोजन के पास जो सबसे चार्ज होगा वो सबसे कम होगा, लिस्ट होगा, लिस्ट चार्ज का कैटायन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैस से नीचे कोई गैस अब पॉसिबल है नहीं। ठीक है। प्लस जो हीलियम का कैटायन मिला, या फिर जो ये कैटायन मिलते गए, जैसे हीलियम में और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि हीलियम का जो कैटायन है, दिस कैटायन विल शो अनदर इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रक्शन He2++ इसमें एग्जिस्ट करे। तो जब ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का कैटायन है या हीलियम का कैटायन है, इनमें जो फंडामेंटल चार्ज है, ये जो चार्ज है ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है, N × E पॉजिटिव के मल्टीपल थे। इस N की जो वैल्यू देखी गई तो ये 1 की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आ रही थी। इसका मतलब जो E पॉजिटिव चार्ज था, E पॉजिटिव चार्ज, ये अगेन क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। भाई यहां पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं He2+, प्लस प्लस को लिख सकते हैं 2+। तो ये 2 क्या है? नंबर। और इसी नंबर को मैं यहां पे लिखा हूं 1 2 3 4। जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे 1 लिखा हूं, केवल प्लस लिखा हूं, जैसे H+, तो उसको H1+ भी लिख सकते हैं। तो दीज आर दी नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स मिले। इसमें जो सबसे छोटा मिला, वो सबसे छोटा चार्ज मिला केवल हाइड्रोजन को, 1H+। तो इसे कह दिया गया लेटर ऑन, इसे कहा गया प्रोटॉन। दिस इज द लिस्ट पॉसिबल। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो रेज इधर से इधर मूव कर रही थी, एनोड की तरफ जो मूव कर रही थी, इसे जब कहा गया कैनाल रेज, तो इस कैनाल रेज की इनिशियली क्या प्रॉपर्टीज थी? दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। तो ये हम देखते हैं, व्हाट आर दी पॉइंट्स। जैसे कैथोड रेज में हमने देखा था कि बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसी तरह हम इसको भी देखेंगे। इस रेज में
ऑब्जर्व किया गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, अगर प्लस है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट करेगा। तो इससे ये पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है। दूसरा, अगर हम ये कहें कि H प्लस जनरेट हो रहा है, हीलियम प्लस जनरेट हो रहा है, Na प्लस जनरेट हो रहा है, तो आप बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 11 होता है, तो इनका जो मास होगा ये मास डिफरेंट होता जाएगा। ये तो मैं एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। अगर इसका मास की बात करो तो ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 23 होता है, तो ये सारे डिफरेंट होंगे। इसका मतलब द नेचर चार्ज पार्टिकल और इसका जो मूवमेंट था ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। मैं पहले ही बता रहा हूं कि हाइड्रोजन फिल किया कि हीलियम फिल किया कि सोडियम, अब ये इस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज बियरर कौन थे, H प्लस, He प्लस एंड Na प्लस, दीज आर दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट, मास टू चार्ज रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो की अगर हम बात करें तो चार्ज अगर प्लस ही है तो मास तो अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 रखोगे, हीलियम के लिए 4 रखोगे और सोडियम के लिए 23 रखोगे। तो जब रेशियो निकालोगे तो ये डिफरेंट अगर वैल्यूज रखोगे तो ये डिफरेंट आएगा। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट आ गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन गैस टेकन। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यही मैं बता रहा था कि अगर हीलियम की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बार एक इलेक्ट्रॉन ये निकालता है तो He प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालता है तो He2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो चार्ज मिल रहा था ना इस पे, ये मल्टीपल था किसका, किसी एक होल नंबर का, किसी नंबर का, तो इसे कहा गया, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीपल। ठीक है, ये किसी पे 1 मिलेगा, 2, 3 ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। The behavior Yes, of sir. these particles in magnetic and electric field is just opposite to cathode rays. अगर कैथोड रे से अपोजिट है तो हम ये कहेंगे कि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनको नया नाम दे दिया गया कैनाल रेज। क्लियर? तो these are the fundamental properties of canal rays। और आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी एक तरीके से। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के केस में लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज आयन मिला और इसी को कहा गया प्रोटॉन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोजन के केस में होगा। ठीक है, बाद में 1919 में ये और ज्यादा करेक्टराइज हुआ, बट अब इसके बाद हम इसकी डिस्कवरी पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Later on, a need was felt for the presence of electrically neutral particle। ऐसा था कि जब एटम का मास लिया गया, ठीक है, मास ऑफ एटम, तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने डिस्कवर किया उसका मास प्लस प्रोटॉन का मास दोनों का सम कर दें तो दोनों का मास मिलके एटम के मास के बराबर नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसमें ये कुछ ऐसा सोचा गया भाई कि ऐसा भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास है जिसको जोड़ने पे इस एटम के मास के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पे देखा गया कि एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेक्स्ट पार्टिकल होगा उस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। थियरी तो यही कह रही थी, क्योंकि इस निगेटिव को ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसा मिला भी, जैसा अनुमान था वैसा ही मिला। द पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particle। तो ये मैं बताता हूं, बट सर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम एटम पे 2 प्लस चार्ज लगा दो, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यस सर। हाँ सर मेरे को एक और डाउट है कि जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो एरिया होता है उसका कोई मास नहीं होता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के और अलावा इलेक्ट्रॉन
जो एरिया होता है उसका कोई मास नहीं होता। जो के बाद क्या बोल रहे हो, ये बोलो। सर सर जैसे एक थोड़ा एटम होता है उसके पास आके अंदर। बोलो, माइक के पास आके बोलो। सर जो एटम होता है, हेलो सर। हाँ आप बोलो। हाँ सर, जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो एरिया होता है उसका कोई मास होता है। एरिया का कभी मास नहीं होता, मास होता है पार्टिकल का। ठीक है, ओके पार्टिकल के सर। पास मास होता है, एरिया के पास मास नहीं होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो है 1932 में चैडविक ने बहुत ही पतली शीट ली बेरिलियम की, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो उसमें से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं जिनके पास मास है, लेकिन वो मास थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। ठीक है, ही नेम दिस पार्टिकल एज ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, चार्ज नहीं था, ये दीज आर न्यूट्रल, सर न्यूट्रल थे। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करना। These are three fundamental particles and the details about these are given in table 2.1. Next है एटॉमिक मॉडल। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब जिन साइंटिस्टों ने ये बता दिया कि एटम के अंदर एक छोटे से एटम, छोटा क्या आप कह लो टिनी एटम, ठीक है, एकदम टिनी एटम की साइज किस रेंज में होती है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब इस रेंज में होती है जो कि हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जब आप कह रहे हो कि एक एटम है और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है, तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ही डिस्कवरी हो गई तो डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी वो कट गई, वो कंट्राडिक्शन हट गया। लेकिन उसके बाद सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ गया साइंटिस्ट के पास कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, हाउ दे आर अरेंज इनसाइड द एटम। क्लियर? यस सर। प्लस कुछ पॉइंट्स थे कि अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ वी कैन अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट, एटम के अंदर इन पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दीज पार्टिकल्स। ठीक है, इन पार्टिकल के बेसिस पे क्या कुछ हम बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा एटम कैसा बिहेव करना चाहिए, उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स और हैं टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि चलो ये ए है और ये बी है, ये ए और बी कंबाइन होके ए बी बना देते, ये बॉन्ड इनके बीच का टूट जाता है। यस सर। अब क्वेश्चन हमारे पास था कि क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एग्जैक्टली इस रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब आर इमिटेड बाय एटम। नेक्स्ट था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ईएमआर, इसको इस एटम के ऊपर फॉल करा दिया जाए, एटम के ऊपर गिराया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने थे। ठीक है, मतलब साइंटिस्टों को आंसर करने थे। तो सबसे इसमें जो सबसे बिगेस्ट पॉइंट था वो फर्स्ट था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसी के बेसिस पे एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। क्या दिए गए? एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? यस सर। अब ये देखते हैं कि ये टेबल है, इस टेबल को आपको लर्न करना है, ये थॉरली याद कर लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में होता है। ये एग्जैक्ट उतना ही वैल्यू होती है, इसमें प्लस का होता है, बस ये ध्यान रखना, प्लस 19 कूलाम। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये हमने बता दिया।
रिलेटिव चार्ज, अगर इस यूनिट को हम 1 मान लें तो इस पे -1 और इस पे +1 और इस पे 0, +1 और उस पे 0। ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। जो इलेक्ट्रॉन का मास ही हम पहले भी डिस्कस कर लिए, प्रोटॉन का मास जब 9.1 कैलकुलेट किया गया तो 10 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका मतलब अगर अब यहां से देखो और इस वैल्यू तक रीच करो तो आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा हैवियर है प्रोटॉन। यस सर। 10⁻31 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻, इसको ऐसे कर लो, 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻31 कितना आएगा? 10 प्लस का 4, और जो वैल्यूज होंगी जैसे ये 1.16 और 9.1 से डिवाइड करोगे तो ये एक पावर कम हो जाएगा, 10⁻+3 में आएगा, मतलब 1000 टाइम्स, कम से कम 1000 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। यस सर। एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू दे रखी है, डिवाइड कर लेंगे जो एमयू की वैल्यू थी, और रिलेटिव अगर ले लिया जाए तो ये करीब करीब 0 के बराबर है और ये 1 क्यों? क्योंकि 1000 टाइम छोटा है, तो इसको अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं 0054, तो ये 1 रिलेटिव 0 ही है, ठीक है, नेग्लिजिबल मास है। यस सर। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके पार्ट आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या करना है? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये बताना है, ठीक है। न्यूट्रॉन का तो अभी आपने पढ़ लिया, तो अभी आपको याद होगा चैडविक, तो 2 के डिस्कवरर आप बताओगे, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, नाउ द फर्स्ट मैन वाज जे थॉमसन एंड कम फॉरवर्ड टू गिव द एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन पहली बार, ठीक है, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। इन्होंने ये इस मॉडल में क्या कहा कि जो एटम का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर का है। इन्होंने इस 10 मीटर का एक स्फीयर एज्यूम किया, दिस इज द स्फीयर, ठीक है। सर जो इलेक्ट्रॉन था वो जे थॉमसन ने ही वो किया था ना डिस्कवर। वो अगली क्लास में बताना, आज देख लो, अभी मत देखो, अभी पढ़ लो। सर उसी ने और किया सर था। प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड ने। सर हाँ, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन किया था और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। हाँ, ठीक है, सही। तो नेक्स्ट देखो, इन्होंने क्या कहा सर कि हो जो गया पॉजिटिव होमवर्क। पार्टिकल है वो स्फीयर बनाएंगे और इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होंगे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ उसी तरीके से था जैसे आप वाटरमेलन देखते हो, खरबूज लाल वाला, उसमें काले काले जो सीड होते हैं, ये जब हम काटते हैं तो ऐसे सीड दिखते हैं हमें काले काले, उसी तरह ये जो पॉजिटिव कोर था ये वाटरमेलन है और जो सीड इलेक्ट्रॉन था है वो और इलेक्ट्रॉन था, बाकी। तो इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है प्लम पडिंग। अब देखो कभी कीचड़ में जाते हो, कीचड़ में देखते हो, अगर यहाँ कीचड़ है तो वहां अगर आप पैरों से जाते हो तो पैरों के उतने निशान पड़ जाते हैं कीचड़ में, ऐसे कुछ इस तरीके का, इसलिए इसे कहा गया प्लम पडिंग मॉडल या फिर रेजिन प्लडिंग। रेजिन भी आप कभी देखे होगे तो रेजिन भी एक क्ले की जैसा होता है, जैसा क्ले है उस तरीके से, और उसमें आप अगर उंगली धसाओ तो धसी रह जाती, ठीक है। बट प्रॉब्लम थी इस मॉडल के साथ कि इन्होंने जो मॉडल दिया उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। क्या नहीं था? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मतलब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करके नहीं दिखाया कि ऐसे होता है, इन्होंने बस ओरली बता दिया, तो वहां से ये कि ये मॉडल कंट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है, यस सर। कंट्राडिक्टरी।
बट इस मॉडल की अच्छी बात क्या थी कि इसमें प्लस चार्ज थे और निगेटिव चार्ज थे, तो जो मॉडल था वो एटम को दिखा रहा था कि न्यूट्रल होगा, जैसा कि डाल्टन पहले कह के गए थे कि जो है एटम क्या है, न्यूट्रल है। बात समझ में आई? यस सर। सर बट ये ज्यादा टाइम चला नहीं था। हाँ, तो ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं क्योंकि ये कंट्राडिक्शंस हो गए इस मॉडल पे। बट जो थॉमसन थे, थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1906 में फॉर द थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। ठीक है, जो कैथोड रेज ट्यूब वाला सर आपकी था आवाज उस नहीं आ रही। तरीके से वो वही वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था, इस वाले पे नहीं मिला था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो तो इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स में, तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय आर ए मिलिकन। द साइंटिस्ट इज आर ए मिलिकन। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रिकल चार्ज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इलेक्ट्रिकल चार्ज को देखो, इनका पूरा सेटअप समझेंगे, क्या लिखा है उसे नहीं चाहेंगे क्योंकि वो आप पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। तो जल्दी से मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूं। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय आर ए मिलिकन। इन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, ये इस चैम्बर में दो चीजें लगाई। एक तो लगा दिया एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या है कि ये जो फील्ड है इसमें, ये है आयल। ये आयल का बहुत छोटी छोटी ड्रॉप, ये अब देख रहे हो पीले पीले डॉट्स, इतनी छोटी छोटी ड्रॉप्स को फवारा बना के भेजता था। ठीक है, इसे कहा गया आयल ड्रॉपलेट। अब ये आयल ड्रॉपलेट को एक बहुत ही छोटे टिनी होल से पास किया गया, और ये जो होल था ये दो प्लेट के बीच था। एक प्लेट ये था पॉजिटिव प्लेट और दूसरा प्लेट था नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब जैसे ये इस आयल ड्रॉपलेट को इस यहां से हम पास करेंगे, यहां आएगा, तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए, काउंट करने के लिए एक टेलीस्कोप लगाया गया कि कितने ड्रॉपलेट हैं। ठीक है, कितने ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, प्लस यहां से एक्सरे लगाया गया। ठीक है, अब सर देखो, एक्सरे कौन सी होती है? अब ये यही आगे हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो नेक्स्ट पेज था वहां पे आपको मिलेगा एक्सरे। बेसिकली आपको पढ़ना है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और एक्सरे, ये हम पढ़ाएंगे, ये सारा कुछ। तो ये अभी इसके बाद आएगा, इस जस्ट आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि दी रेज क्या होती है और रेज क्यों पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बाद ये आएगा। ये अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज थॉमसन मॉडल, लेकिन मैं यहां से आगे पीछे चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे क्यों चला गया, आप यहां से देखो ये सारा कुछ दिया गया है, और यहाँ पे आप तीन एक्सरे पढ़ोगे, उसके बाद अल्फा बीटा गामा पढ़ोगे। तो ये है, मैं पढ़ा चूंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारा कुछ आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा। अभी मैं बताया बीटा गामा अल्फा, ये सारा आएगा यहाँ पे। तो अभी आप परेशान ना हो, मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे जैसे ही आता हूं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि जो ये आयल ड्रॉपलेट्स थी यहाँ पे, ठीक है, देखो अब ये जो आयल ड्रॉपलेट होगा ये चार्ज एक्वायर करेगा। ये क्या करेगा, चार्ज एक्वायर करेगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से इसको चार्ज दे रहे हो एनर्जी सोर्स से। तो जैसे ही एनर्जी सोर्स से ये चार्ज लेता है, और चार्ज लेने के बाद ये चार्ज प्लेट के बीच आएगा, तो ये एक्सीलरेट आ जाएगा, तेजी से इधर की तरफ आएगा।
हमें इसी को काउंट करना होता है। काउंट करने के बाद जब ये देखा गया तो ये देखा गया कि जो चार्ज है, ठीक है, जैसे मान लो हम x लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बना देते हैं x प्लस अगेन वाई बराबर समथिंग। अब यहाँ पे हम मान लो लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 6, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 7। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, x और y की वैल्यू मिलती है ना, सिंगल x मतलब 1x और 1y की वैल्यू। 1 इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि अंडरस्टूड होता है, x और y की वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से इन्होंने इसका एक्सीलरेशन वगैरह मेजर करके इक्वेशन सेट की और इस इक्वेशन की मदद से चार्ज जब निकाला तो ये चार्ज इनको मिला एक फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल Q इक्वल्स टू NE, और ये जो E की वैल्यू मिली ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मिला। बात समझ में आई आपको? तो जो भी चार्ज मिला वो फंडामेंटल चार्ज दिस चार्ज का मल्टीपल था। कितना मल्टीपल हो सकता था? 1 2 3 4 होल नंबर मल्टीपल मिला, ऑलवेज मिला होल नंबर मल्टीपल, ठीक है। और ये होल नंबर थे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई सबको? तो बेसिकली मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा बाद में चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि जब चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी तभी आप चार्ज टू मास रेशियो निकालोगे तो यहां से मास की वैल्यू आ जाएगी, जो आपने पहले पिछली क्लास में देखा था, पिछले वीडियो लेक्चर में भी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? बोलो। यस सर। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन आप कर रहे थे ना हमसे कि सर ये एक्सरे क्या है, ठीक है, तो ये रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता, छोड़ दिया जाता है, बट मैं पढ़ाता हूं तो आपको बता रहा हूं। देखो 19th सेंचुरी में ही बहुत सारी डिस्कवरी हुई, उसमें से ये डिस्कवरी थी कि पहली बार विलियम रॉन्गटन ने, ठीक है, 1895 में शो किया कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल से, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब में, तो प्रोड्यूस rays which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode rays tube, ठीक है। अब कैथोड रेज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट उस समय बहुत फेमस था, तो इन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल है इसमें जिसमें परफोरेशन किए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या यूज किया, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन यूज किया क्योंकि थोड़ा नॉलेज हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंस रॉन्गटन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, अब उनको ये नहीं पता था कि रेडिएशन क्या होता है, उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था, ठीक है, तो उन्होंने सिंपली इसका नाम एक्सरे रख दिया। बात समझ में आई? और ये नाम कंटिन्यू चलता आया, तो यहां से डिस्कवरी हुई एक्सरे की। अच्छा, आप जो हॉस्पिटल्स में जाते हो और एक्सरे करवाते हो तो आपको पता होगा कि इसमें भी एक्सरे यूज की जाती है, और एक्सरे हमारी जो बॉडी का निगेटिव के तौर पे काम करता है। जैसे आप फिल्म खींचते हैं, पहले के जो कैमरे होते थे उसमें निगेटिव लगती थी, उस तरीके से फिल्म आती है एक ब्लैक एंड व्हाइट, और वहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बोन टूटी है या नहीं टूटी, ठीक है। तो एक्सरे का बहुत अच्छा यूज है आज के डेट में। और आगे आप चढ़ोगे, आगे पढ़ोगे ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर निकालने में भी एक्सरे का यूज होगा। हाँ, एक चीज देखते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हुई, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्सरे वर प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड कॉल्ड टारगेट। तो जो मेटल, अब यहाँ पे कैथोड रेज ट्यूब में जो ये एनोड वाला हिस्सा था, ये जो ट्यूब में एनोड वाला हिस्सा था, ये मेटल में परफोरेशन था, और इस पे जो कुछ मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे वो एक्सरे जनरेट कर रहे थे। बेसिकली दीज आर जनरेटिंग एक्सरे, ठीक है। अब अगेन
हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर फील्ड जो और एक्सरे मैग्नेटिक होती है फील्ड वो खाली लगाएंगे। ट्यूब में जनरेट होती है। हाँ, अब यहाँ पे फिर अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना होगा कि एक्सरे का नेचर कैसा है। बात समझ में आई? तो जैसे ही आप एक्सरे का नेचर पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो पाओगे कि दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये प्योरली रेज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, दिस विल बिहेव प्योरली एज ए रेज। नेक्स्ट, इसके पास बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। सर हाँ बोलो। सर जो एक्सरेस होती है उसका कोई कलर भी होता है? नहीं, कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर था। पेनिट्रेशन पावर मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी पे एक्सरे फॉल होती है तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है ना, मसल्स को पेनिट्रेट कर जाती है। मसल्स को पेनिट्रेट करने के बाद जो बोन है, बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए बोन का इमेज मिलता है। बोन का इमेज मिलता है, जिस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी उसका इमेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दीज रेज आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो अगर ये रेज है तो रेज के पास वेवलेंथ होगी। इसी चैप्टर में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि हर वेव के पास एक उसकी वेवलेंथ होती है। वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ये जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये हम बाद में भी पढ़ाएंगे, अभी आएगा ये। ठीक है, दिस पॉसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, तो ये हम आगे पढ़ाएंगे। आगे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पोर्शन ही है। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें से अगर उनको अंधेरे में रख दिया जाए तो वो कुछ न कुछ रेडिएशन इमिट कर रहे हैं और ये अंधेरे में चमक रहे थे। तो ये ऐसे एलिमेंट्स को, जैसे आप कभी कभी देखते हो ना, आप रेडियम के बैंड्स जो कलाई में लगाते हो, रात में वो चमकता है, ग्लो करता है। सर उसके या स्टिकर फिर भी कोई आते वॉच हैं। होती है, वॉच में भी देखते हो सुइयों में लगा होता है, तो रात में आप उसमें क्लियरली देख पाते हो टाइम। सर चादर भी आती है हाँ, तो जो रात को इसी जो चमकती ये है। जो फेनोमेना था जिसमें से ये रेडिएशन निकल रहे थे उसको कहा गया रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से ये पॉसिबल था तो उनको कहा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, लेटर ऑन, इनके बाद लेटर ऑन दिस फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैडम मैरी क्यूरी और ये उनकी बिटिया थी पियरी क्यूरी। अब यही देखो कि ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे कि जिन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ में पाया है। इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, बाद में रदरफोर्ड भी इन्होंने वो भी और डिस्कवर फ्रेडरिक की थी सोडी ना। भी इस फील्ड में आ गए। सबसे अच्छी बात थी कि जो रेडिएशन है ना, ये हार्मफुल होता है। जो रेडिएशन है ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो शुरुआत में जब इन्होंने डिस्कवरी की, मैडम मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी, तो इनको पता नहीं था, तो इसी रेडिएशन की वजह से इनकी डेथ भी हो गई। ये मर भी गए इसी रेडिएशन की वजह से। क्योंकि आप कभी जाते हो एक्सरे करवाने तो एक्सरे के जो रूम होता है, एक्सरे रूम, उसके बाहर लिखा होता है कि रूम से दूर रहें, एक्सरे इज हार्मफुल। पढ़ा है? सर हार्मफुल होता है, फिर करते क्यों है? इतना तो पढ़ाई होगा ना। तो जब ये डिस्कवरी हुई कि जो ये रेज थी, जो ये रेज निकल रही थी, बेसिकली दीज रेज आर 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। बीटा रेज ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उस पर 1 निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो गामा रेज है इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस था। ये क्या था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था।
ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस, ये मैं पहले भी बताया था जब आपने पूछा था। सर आप क्लास थोड़ी देर बाद कर सकते हो सर, पता नहीं बार बार मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, इस पे 2+ चार्ज होता है, ये बात हो गई। जो बीटा रेज है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ही जैसा होता है। ठीक है, इसमें कितना चार्ज होता है, -1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, वही चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे नीचे चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। नेक्स्ट, गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्सरे। एक्सरे की जैसी गामा रेज है, दीज आर द रेज, दीज आर नॉट द पार्टिकल। इनमें हम पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है, इसमें पार्टिकल यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ मास होगा, लेकिन ये प्योरली रेज है, गामा रेज एंड एक्सरे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो गामा रेज है वो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल से नहीं बना होता है, पार्टिकल नेचर नहीं करता। एज रिगार्ड पेनिट्रेटिंग पावर, अगर पेनिट्रेशन पावर देखें तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो गामा रेज का होता है। ठीक है, उसके बाद बीटा रेज का होता है, उसके बाद अल्फा रेज का, ये पेनिट्रेशन पावर होता है। अगर मिक्स पूछता है कि सर एक्सरे को भी यूज करके बताओ, तो गामा रेज, फिर एक्सरे, फिर बीटा, फिर अल्फा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वैसे आप पढ़ोगे तो पूरा एक चैप्टर आएगा, वो 12th में आएगा और कॉम्पिटिशन्स के लिए आता है। ठीक है, तो वो वहां पे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपने देख लिया कि रेडियो एक्टिव है क्या, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सॉरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे।